In the last class, we discussed about, we started from the sources of data, then we discussed data collection methods. After that, these are the methods that used to collect primary data source, how we conduct interview, then these are the steps for effective interviews. These are the सर्विस क्वेश्चनेट, मतलब इसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे आपको सर्वेड क्वेश्चनेट प्रिपेयर करने चाहिए, कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे फाइंडिंग्स करेंगे. बेसिक टाइप ऑफ सर्वे क्वेश्चन इज वी ऑलरेडी डिस्कस. This is the example for the open-ended question is example of close-ended questions, observation, steps. In the last class, we also discussed about the data analysis, right? Okay. ठीक है, डेटा एनालिसिस में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. फ्राइडे मैंने डिस्कस किया था इसमें कि कैसे हम डेटा एनालिसिस करेंगे. तो डेटा जैसे अगर हमने प्राइमरी डेटा के थ्रू कलेक्ट किया है थ्रू द इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए पहले स्प्रेडशीट प्रिपेयर होती है, देन चेकलिस्ट. दोनों में से कोई आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ईदर यू कैन प्रिपेयर समरी शीट और यू कैन प्रिपेयर चेकलिस्ट. ठीक है. उसके बाद आपके पास आता है फिर सेकेंड जो हमारे पास है स्टेप टू एनालाइज डेटा फ्रॉम क्वेश्चनर. हम उसको क्वेश्चनर को हम एनालाइज भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और एसपीएसएस के थ्रू भी कर सकते हैं. मैनुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एसपीएसएस के थ्रू क्या होता है, एक बार डेटा कोडिंग में बताया था आपको कि थोड़ा बहुत आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपने एक बार एफर्ट्स लगा दिए उसके बाद सारी चीजें आपका समझ में आ जाती हैं, राइट. और जो थर्ड कैटेगरी है, इन अ स्मॉल स्केल स्टडी the most common forms of statistical analysis presented are first one is frequency, क्योंकि हमें देखना है फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने कितने नंबर ऑफ सैंपल्स लिए हैं, क्या लिए हैं. मीन एंड परसेंटेज. ठीक है, ये बहुत स्मॉल स्टडीज के लिए है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगी कि ये सारी जो चीजें हैं, क्योंकि परसेंटेज पे एक टूल होता है, एवरेजेस पे एक टूल होता है, फ्रीक्वेंसी भी एक टूल, मतलब फ्रीक्वेंसी तो लाइक आपके नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए, बट आपको जो अपने टूल्स यूज करने हैं वो एक बिग स्टडी यानी कि अच्छे स्टडी के हिसाब से करेंगे आप, जिसका ड्यूरेशन आपके पास 4 इयर्स है. मैं बात कर रही हूँ आपकी थीसिस वर्क की. तो आपको अपना जो डेटा है, जैसे मैंने बताया था आपको एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में बताया था, जिसमें आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. मीन, मीडियन, मोड, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, आपका स्क्यूनेस, आपका मोमेंट एंड कर्टोसिस. ये सारे चैप्टर्स आपने बेसिक स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हैं, बट सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके पास क्या है, ये सारे रिजल्ट्स मैन्युअली एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव है, एक सिंगल टेबल्स के थ्रू आपके पास ये सारे जो रिजल्ट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे. ओके. नेक्स्ट थिंग जो आपको मैंने बताई थी कि पहले आप अपने डेटा को बाइफरकेट करेंगे कि आपका जो डेटा है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, एंड उसके एनालाइज क्या उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली टूल्स चूज करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव के वर्क के हिसाब से आपके लिए कौन से टूल सूटेबल है. मतलब सबसे पहले क्या करना है, डेटा को बाइफरकेट करना है कि डेटा कौन सा है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है. क्वांटिटेटिव मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है. क्वालिटेटिव मीन्स कि डेटा आपके पास क्या है, या तो डिकोटोमस आपके पास वे में है, यानी कि यस नो वाले क्वेश्चंस है, या आपके पास कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस है, तो आप क्या करेंगे, उसे कोडिंग्स प्रोवाइड करते हैं 0 1 या 1 and 2 व्हाटएवर. तो आप क्या करेंगे, कोडिंग उसको फीड करेंगे, उसके बाद कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाकर आप कर सकते हैं. लेकिन डेटा अगर आपके पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में अवेलेबल है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि पहले अपने जो टूल्स हैं आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्या-क्या सूटेबल है, ठीक है, एनालाइज करके अपनी कुछ प्रीवियसली स्टडी देखकर आप बेटर जो है स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करेंगे. ठीक है, क्यों यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के टूल, हमें जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को जस्टिफाई करेंगे, जो आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करी है उसके आप रिजल्ट्स देंगे.
बेटर वे में कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो प्रूव है या डिसप्रूव हुई, यानी कि जो आप माइंड में अजम्पशन लेकर चल रहे थे वो आपका क्या रहा उसका रिजल्ट, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप अपने आप स्पेसिफिकली टेस्ट का यूज करेंगे, फिर हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे, तब जाकर आपका जो डेटा एनालिसिस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन, कि हम डेटा को इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे। ठीक है, डेटा को इंटरप्रिटेशन में हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं रिजल्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज डिस्कशन। रिजल्ट में क्या होता है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग्स, जैसे आपने मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कराया, या आपने कुछ जो है एक पाई चार्ट के थ्रू रिजल्ट्स बता दिए, या ग्राफ्स के थ्रू आपने क्या करा, शो कर दिया। जैसे ग्राफ में आपको बताना है कि ये जो है आपके पास इतना हो गया वर्क है, ठीक है, तो इसका ट्रेंड हाई जा रहा है, ये वाले कंपोनेंट्स, ये वाले वेरिएबल्स का रिजल्ट डाउन जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के थ्रू उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी जो फाइंडिंग्स है या फिर जो आपने असम्पशन लेके चले गए थे उसके रिजल्ट्स क्या रहे। एंड सेकेंड वन इज डिस्कशन, कि आपने इंटरप्रिटेशन करा और डेटा और फाइंडिंग का। एक तो होता है, देखो रिजल्ट को तो हम क्या होता है सीधा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिस्कशन में क्या होते हैं, हम उसके बारे में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब ध्यान से इस चीज को समझना, रिजल्ट और डिस्कशन में क्या डिफरेंसेस है। रिजल्ट तुम्हारे पास जैसे अगर आया कि आपने क्या करा, कि आपने एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, या फिर आप किसी क्लास के टीचर हैं और आपने क्या करा, रिजल्ट को बच्चों के कॉपीज करेक्शन करके रिजल्ट को डिस्प्ले करा, तो वो क्या होगा आपके पास, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, राइट। क्योंकि आपने बताया कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स में आपके सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस ये रही, तो वो हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट कौन सा है, डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ऑफ फाइंडिंग। डिस्कशन में क्या होते हैं, जैसे अगर हम एक बच्चे का इंडिविजुअली कोई रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ बच्चों का जो स्कोर है वो किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में क्या है, काफी लो परफॉर्मेंसेस है। तो जो आपने यूजुअली देखा होगा कि स्कूल्स में पेरेंट्स जनरली ये पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों कि इसका जो है रिजल्ट हाई है, इसका लो है। तो अब वहाँ क्या करते हैं, आप उसी चीज को इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब कि आप उसको बताते हैं इन डेप्थ इन डिटेल, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि यहाँ बच्चा जो फेल हो रहा है क्योंकि वो मैथ्स में वीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव वर्क आपका बच्चे का स्ट्रांग नहीं है, जो थ्योरेटिकल और लर्निंग पोर्शन है वो आपके बच्चे का काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है, राइट। तो आपके यहाँ क्या हो गया, वो आपने इंटरप्रिटेट करा और उसको चीजों को बताया। सेम ऐसे ही अगर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करते हैं, तो आप उस केस में क्या करेंगे कि आपने अपने जो रिजल्ट्स हैं वो दिए, लेकिन आप ये बताएंगे ये नहीं कि जब तक आपके जो रिजल्ट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अब ये स्टडी से कि आपने किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करा और आपने क्या करा, कंटिन्यूअसली 10 साल उसकी परफॉर्मेंस देखी, लेकिन आपको क्या फील होता है कि जैसे मैं लास्ट 10 ईयर से परफॉर्मेंस देखूं, तो अगर ये चल रहा है 2024, तो 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा अब आपके पास है, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं कहीं जगह पर कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस हो गया 2019 या 20 के ड्यूरेशन में। लेकिन फिर आपने क्या करा, उसी सेक्टर की किसी और कंपनी का डेटा देखा, तो आपने देखा कि नहीं इस ईयर में हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, उस चीज को रिकॉल करेंगे कि 2019 और 20 में ऐसे क्या रीजन थे कि कंपनी का परफॉर्मेंसेस कुछ महीनों के लिए काफी लो था। तो आपके पास एक रिजल्ट जैसे ये आएगा कि 2019 एंड 20 के अराउंड कोविड का जो इफेक्ट था, तो उस टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि सारे प्रोडक्शन हाउसेस से सब चीजों पे क्या हुआ, मेजरली इम्पैक्ट पड़ा। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हुआ, उस कंडीशन पे नेगेटिव थी, क्योंकि अर्निंग क्या थी, जीरो, तो अर्निंग पर शेयर क्या था, बिल्कुल भी जीरो के पैरेलल था। लेकिन एक्सपेंस पूरे पूरे थे, क्योंकि जो एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कुछ है, तो आपको पे ऑफ करना है, तो कंपनी के रिजल्ट्स के नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना होता है। सेकेंड रीजन ये आ सकता है कंपनी का, जैसे कोई कंपनी अगर मर्जर है, एक्विजिशन होता है उस केस में, तो आप क्या बताएंगे इंटरप्रिटेट करके कि इस तरीके से ये है कि जो कंपनी है मर्ज हो गई है और आगे जाके उसकी जो प्रॉफिट्स है वो तो मेन पेरेंट कंपनी के साथ डिस्क्लोज होंगे। तो हम क्या करते हैं, जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें एक्चुअली में बताना होता है कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये इतना
जैसे कंपनियां बोलेंगे कि हम इस कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न करा, तो क्यों अर्न करा आपको बताना है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है नहीं है, वॉट जो भी रीजन होता है, ठीक है, तो आपको इंटरप्रिटेट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिजल्ट्स मिलेंगे कहाँ से? तो कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कुछ भी, कंपनी के सारे रिजल्ट कंपनी की पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स में गिवन होते हैं। तो आप वहां से रीड कर अपने इंटरप्रिटेशन क्लियर कट लिख सकते हैं, राइट? तो अब आपके पास क्या है, जो आपका रिजल्ट है, फिगर्स में रिजल्ट आ गए, आपने रिजल्ट्स बता दिए, टेस्टिंग लगा दी, ठीक है। लेकिन जब बात आती है डिस्कशंस की, तो डिस्कशंस में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन आपको प्रॉपर वे में करना होता है। ओके, अब ये यहाँ पर है थिंग्स टू बी कंसिडर व्हाई इंटरप्रिटेटिंग द डेटा, कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं आप उसको कंसिडर करके चलेंगे। नंबर वन, इंटरप्रिटेट फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन द पर्पस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। देखो, जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने रिसर्च का फ्रेम करा है उसके अकॉर्डिंगली हमारी फाइंडिंग्स आई है कि नहीं। लाइक अगर आपने एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन को जज करना है, ठीक है, और आपने का जो पर्पस है आपने क्या वो एम्प्लॉय से हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो आपने उस अकॉर्डिंगली नहीं दिए, मतलब एक्यूरेट नहीं थे, तो उससे क्लियर कट अगर नहीं होता कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है नहीं है वॉट, तो आप क्या करेंगे, अपने फाइंडिंग्स के बेसिस पर, अपने पर्पस के बेसिस पर देखेंगे कि वो पर्पस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट? तो हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी से क्या होगा कि जो कंपनी के आपने ऑब्जेक्टिव फ्रेम करे, देखो कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो आपके डेटा कलेक्शन से मैच हो रहे हैं, और जब आप उसका राइटिंग वर्क करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्टिव को एज अ बेस कंसिडर करके उसका राइटिंग वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेट द फाइंडिंग्स टू द रियल लाइफ कंटेक्स्ट, ठीक है, जैसे जो हमारे पास क्या होता है कुछ चैप्टराइजेशन होंगे जब थीसिस वर्क में करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है पूरा उसमें, ठीक है। जो चैप्टर सेकंड होता है लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड होता है आपका, थर्ड प्रोफाइल होता है, देन फोर्थ वन आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं कि लास्ट चैप्टर होता है वो होता है कंक्लूजन, फाइंडिंग्स एंड सजेशन। तो जो आप इसमें फाइंडिंग लिखते हैं वो रियल लाइफ कंटेक्स्ट में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टडी देखी, ऑनलाइन सर्च करी और फाइंडिंग्स वहां से कॉपी पेस्ट करी। जो उस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स होंगी, जो उस रिसर्च पेपर में फाइंडिंग्स होंगी, वो वहां के अकॉर्डिंगली होंगी। लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंगली क्या है, आपको अपने रिजल्ट्स को, आपको अपने फाइंडिंग्स को अपनी स्टडी के बेसिस पर क्या करना है, काफी हद तक मॉडिफाई करते हुए चलना है। इज इट क्लियर? तो आप क्या करेंगे कि अपने फाइंडिंग्स को रियल कंटेक्स्ट में रिलेट करेंगे। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक टॉपिक है, ठीक है, काफी टाइम से उस पे काफी अच्छी अच्छी रिसर्च कंडक्ट हो रही थी, राइट? तो अब जब रिसर्च कब होती है तो हमसे फाइंडिंग्स पूछी जाती है, सजेशंस पूछे जाते हैं, फिर कंक्लूड किया जाता है। तो किसी ने सजेस्ट करा था उस फाइंडिंग्स में कि हमारे पास की जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो आपको पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं ये हैं। तो ये स्टडी मैं बात कर रही हूँ करीबन 2010-11 के अराउंड ईयर की, और उसमें ये क्लियरली सजेस्ट करा था कि एक मैंडेटरी वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए कंपनी में, और एक प्रोविजन ये होना चाहिए कि मैंडेटरी, ठीक है। इंडिपेंडेंट में तो कोई भी डायरेक्टर्स बन सकता है, और काफी सारे कंपनीज ऐसे होते सिर्फ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब ये सारी जो फाइंडिंग्स है, सजेशन है, ये सारे अब आपको पता है कि शोध गंगा पर कहीं ना कहीं होते हैं, तो ये वाली जो बात है थोड़ा सा फोकस में आई गई। और जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उसमें आपको पता है वुमेन डायरेक्टर का जो प्रोविजन है वो रखा गया था, ठीक है। अब देखो ये किसी रिसर्चर ने जो रिसर्च करी, ठीक है, आप लोगों की जैसे यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुई थी, तो जो आपकी फाइंडिंग्स होती हैं, आपके सजेशंस होते हैं, आप हायर अथॉरिटी को कुछ सजेस्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना बहुत मैटर करते हैं। तो अब आपके पास क्या है, जो फाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी एक रियल लाइफ से काफी हद तक रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। Next point is use persuasive language to convince your readers to see the research from your point of view. ठीक है, लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। जब हम फाइंडिंग्स लिखते हैं ना
तो क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली आपके रिजल्ट्स क्या इंटरप्रेटेड कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, इतना ज़्यादा टफेस्ट लैंग्वेज मत लिखना कि जो रिजल्ट्स हैं उसके मल्टीपल, जैसे कुछ मैं बोलूँगी कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं कि उसके सिनोनिम्स की तरह हम यूज़ करते हैं। बस बिल्कुल क्लियर एंड प्रिसाइज़ लैंग्वेज लिखनी है आपको उस केस में, ठीक है? ऑर्डर योर इंटरप्रिटेशन टू द हाइलाइट द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, ठीक है? कोई फाइंडिंग्स अगर हाइलाइट है तो आप क्या करना, उसको ऑर्डर में रखना। जो मोस्ट अच्छी बात लगती है तो फर्स्ट नंबर पे, देन सेकंड आपको लगता है थोड़ा-सा लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी फाइंडिंग्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट हाइलाइटेड फाइंडिंग्स है, वो नंबर 1 पे होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं चैप्टर के बेसिस पे कि हाँ, ये निकलते गए, हम लिखते गए। जब आप इसकी प्रूफ रीडिंग करेंगे तो उसके नंबरिंग इस अकॉर्डिंगली रखना है, जो मोस्ट हाइलाइटेड है वो सबसे टॉप मोस्ट नंबर पर हो, राइट? ओके। इंक्लूड लिमिटेशन टू योर स्टडी। हाँ, जब हम चैप्टर वर्क करते हैं ना थीसिस में, तो हमारे पास क्या होता है, एक लिमिटेशन वर्ड भी वर्क होता है। तो अब लिमिटेशन क्या होती है, जैसे अगर कोई कंपनी को आपने एज़ अ डेटा लिया, मतलब आपने एज़ अ सैंपल चूज़ करा, ठीक है? वो कंपनीज़ अपने बेटर रिजल्ट दे रही थी, पर किसी न किसी रीज़न की वजह से या तो कंपनी मर्ज हो गई या कंपनी का शटडाउन हो गया। अब कंपनी का अगर शटडाउन हो गया या कंपनी मर्ज हो गई, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो मर्जिंग के केस में तो फिर भी रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन कंपनी आपने ऐसा सैंपल चूज़ की, कंपनी शटडाउन हो गई, तो रिजल्ट्स कहाँ से लेकर आओगे? तो ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आपने जब सिनॉप्सिस करी, सब काम किया, तो उस टाइम पे क्या था, कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस था ना, वो काफ़ी अच्छा था। सो उस केस में तो आपके पास क्या होगा, ये ऑप्शन होता है लिमिटेशन का, कि अगर ऐसी कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ रही है एनवायरनमेंट की तरफ से, यानी कि जो आपके पास सराउंडिंग्स है या कुछ भी व्हाटएवर, तो आप उसको लिमिटेशन में लिख सकते हो। सेकंड लिमिटेशन जैसे एक और हम रख सकते हैं, जैसे अगर आपके पास क्या है, जो डेटाज़ है, वो प्राइमरी बेसिस पर बेस्ड है, राइट? और प्राइमरी बेसिस पे बेस में आपने लिखा कि आपके जो है करीबन 500 रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करेंगे। बट एक्चुअली बताना कि 500 रेस्पोंडेंट क्या कभी रिस्पॉन्स करते हैं? या आपने बताया 400 रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप लिमिटेशन लिख सकते हो कि अगर आपके पास 200 या 250 या 300 एक्चुअली में जेन्युइन रिस्पॉन्स आए हैं, तो आपने क्या करा, उसके बेसिस पर अपनी स्टडी करी, ठीक है? तो ये आपका लिमिटेशन में आ सकता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम सिनॉप्सिस के ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हैं, पर प्लीज़ उस टाइम पर देख लेना कि डेटाज़ अवेलेबल है कि नहीं। आप ये नहीं लिख सकते लिमिटेशन में कि आपको इस ऑब्जेक्टिव का डेटा अवेलेबल नहीं मिला जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो कोई भी रीज़न लिखकर, तो ये आपके स्टडी के लिए क्या होगा, वो लिमिटेशन कंसिडर नहीं होगी और आपकी थीसिस रिवाइज़्ड हो जाएगी पूरी। ठीक है? तो आप जब अपने थीसिस का फॉर्मुलेशन करें या कुछ भी करें व्हाटएवर, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी जो लिमिटेशंस है उसमें कुछ ही आपको पॉइंट्स को लिखना है, बाकी सारे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह वो क्लियर कट प्रिसाइज़ हो, वो भी सिनॉप्सिस के टाइम से। ठीक है? यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ये हो चुका है। ठीक है? ओके। एक बार अच्छे से पॉइंट्स को रीड कर लीजिए या इमेज क्लिक कर सकते कर लीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी, फील्ड वर्क प्लान। ठीक है? अब ये फील्ड वर्क प्लान क्या होता है, एनी आइडिया? देखिए, जो फील्ड वर्क होता है, वो 2 तरीके से यूज़ होता है। एक तो आपके पास क्या है, सोशल साइंस रिसर्च के लिए है, पर एक क्या है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है, राइट? अभी तक आपने सुना होगा फील्ड वर्क। फील्ड के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाकर मिट्टी का सैंपल टेस्ट करें, नो। वो आपके जो है डोमेन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें सोशल साइंस रिसर्चर्स के लिए,
तो फील्ड वर्क हम बोलेंगे कि कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने जो डेटा जो लिए हैं अपने थीसिस में, वो उसके लिए आपको क्या होता है विज़िट करना पड़ता है पर्सनली। जैसे अगर मतलब अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टडी देखी थी कि एक स्टडी के लिए उनको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विज़िट करके कोई डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है? विज़िट करके कि वो जो डेटाज़ है मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स का या कुछ का। तो जब आप क्या करते हैं अपने जगह दूसरी जगह पर विज़िट करके कोई डेटाज़ कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ योर फील्ड वर्क प्लान। यानी कि आप क्या कर रहे हैं स्पेशली आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप कहीं बाहर जाकर कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब वो वर्किंग प्लेस पे। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपने सैंपल में यूपीस के विलेजेस का कोई डेटाज आपको करना है कलेक्शन, तो आप क्या करेंगे उस जाएंगे या कोई पर्टिकुलरली विलेज का नेम आपने मेंशन कर दिया, कोई पर्टिकुलर स्लम का नेम मेंशन कर दिया, कोई पर्टिकुलरली इंडस्ट्री का नेम। यानी कि स्पेशली जब आप क्या करते हैं अपना डेटा कलेक्शन के वर्क के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पर विजिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फील्ड वर्क। ठीक है? तो फील्ड वर्क क्या होता है? द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज डेलिबरेटली स्ट्रक्चर टू बी एंगेज्ड एंड मीनिंगफुल। मीनिंगफुल क्या हो गया कि आपके स्टडी का जो पर्पस है वहां पर फुलफिल हो रहा है। ओके, इश्यूज क्या होते हैं बेस फील्ड वर्क में? The approach to structuring a local fieldwork episode is threefold. सबसे पहले क्या होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है आइडेंटिफाई अ लोकल इश्यू ऑफ रिलेवेंस टू द स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल एंड मैपिंग। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे जब वहां पर आप जब फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर रिसर्चर को क्या होता है बहुत सारे इश्यूज को फेस करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास अगर आप किसी स्टूडेंट से अगर आप कोई डेटा कलेक्शन करने के लिए गए हैं स्पेसिफिकली, तो जरूरी नहीं है कि आपने जिस स्टूडेंट को पर्टिकुलर बोला, जैसे मैंने हायर एजुकेशन का एग्जांपल आपके सामने दिया था, तो और आपने उनके सामने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस आपने पुट वो करे या फिर उनको क्वेश्चन निकल दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो इजीली रेस्पॉन्ड कर दे। पहली बात, अगर आपने कभी देखा होगा कि स्कूल के बाहर कभी कोई टेम्पलेट्स मिलते हैं कुछ करते हैं, तो कुछ लोग रिसीव करते हैं, कुछ लोग उसको अवॉइड करके चले जाते हैं। सेम ऐसे अगर आपने कोई फील्ड वर्क किया है, कोई डेटा जानना चाहते हैं, किसी का भी लेना चाहते हैं, तो ज़रूरी ही नहीं है कि लोग आपको वहाँ पर एड्रेस करें। ठीक है? सेकंड है क्वांटिटेटिव। तो डिटरमिन अ क्वांटिटेटिव अप्रोच टू डेटा कलेक्शन इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इश्यू, यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। देखो, दो तरीके से क्या होता है डेटा कलेक्शन होता है। एक तो आप ऑनलाइन डेटा आपको मिल जाता है। कई बार ऐसा क्या होता है कि डेटा आपको मैनुअली खुद जाकर वहां पर कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये इस टाइप की जो स्टडी है कि खुद जाकर क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना, ये कम ही होती है हमारे सोशल साइंस रिसर्च में। पर नॉर्मली अगर कभी कभार जाना भी पड़ा कि पूरा डेटा जब तक आप जाके कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ आपका क्या होगा और जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस अप्रोच के थ्रू क्या होता है, थोड़ा सा रिसर्चर को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड एक्शन, ठीक है, एक्शन में क्या है, एग्री टू वे फॉरवर्ड एंड हाउ कैन वी गेट how can we make our differences to our the local area through the addressing the issue। देखो, कई बार तो ऐसा होता है कि जब रेस्पोंडेंट्स को रेस्पॉन्सेस ठीक से नहीं मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से उस पर्टिकुलरली एरिया से जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जहां वो गए हैं डेटा कलेक्शन के लिए और वहां डेटा एक्चुअली नहीं मिल पा रहा रिसर्चर को, तब उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में तब आपके पास जो है कि आपके सुपरवाइजर आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट बताएंगे। तब आप क्या करेंगे, अपना स्कोप को और वाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कोई स्पेसिफिकली विलेज का ऑब्जेक्टिव एज अ सैंपल लिया था और आप क्या कर सकते हैं अपना एरिया वाइड करके 2 या 4 विलेजेस का नेम आप ऐड ऑन करोगे। तो उसके बीच में क्या होता है कि अगर आपको एक विलेज में से एक पर्टिकुलर जगह से रिस्पॉन्डेंट्स कम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बाकी विलेजेस से अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्लब कर कर तब भी एक अच्छी स्टडी हो सकती है। लेकिन च आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिमिटेशन में उस चीज़ का मेंशन करना पड़ेगा कि आपने पर्सनली वहाँ विज़िट करा, कॉरेस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो आपने अपने सैंपल का जो साइड है, वो ब्रॉड करा, यानी कि एक विलेज की जगह पे आपने 4 विलेज का डेटा लिया, तब जाकर रिस्पॉन्सेज़ आपके पास कलेक्ट हुए और आपने इंटरप्रिटेट करके उसको स्टडी में दिया। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, इश्यूज़ रहता है फील्ड वर्क के लिए, राइट? अब है नेक्स्ट इज सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन मेथड। देखो, सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है,
द वे इन विच अ क्वेश्चनर इज प्रेजेंटेड टू द रेस्पोंडेंट। देखो, जब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा के लिए हमें क्वेश्चनर सेंड करना होता है, तो अगर हमें किसी को सर्वे करवाना है किसी स्टडी पर, हमें आने पे क्या है, उस केस में थ्री ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। एक तो है फर्स्ट, जो मोस्ट कॉमन है, मेल। आप क्या करते हैं, मेल के थ्रू अपना जो क्वेश्चनेयर है रेस्पोंडेंट को रेस्पॉन्ड करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, और अब इस पे डिपेंड करता है रेस्पोंडेंट पे कि वो मेल खोलकर अगर उस पे रेस्पॉन्स कर सके, ठीक है, नहीं तो वो मूव करेंगे। ठीक है। एक हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड में आता है टेलीफोन, कि आप पर्सनली, यानी कि आपने कुछ कांटेक्ट लिया और आपने क्या करा, उनको अपना रेफरेंस दिया, और आप क्या कर सकते हैं, फोन पर ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके जो रिस्पॉन्स है, रेस्पोंडेंट फोन पे देता जा रहा है और आप उसको फिल करते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आपने फोन के थ्रू करा। ठीक है, आजकल तो व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी चलता रहता है। एंड सेकेंड इज फेस टू फेस सर्वे। फेस टू फेस में बताया था कि आपको पर्सनली वहां पर विजिट करना होता है और वहां जाकर डेटा कलेक्शन करने होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्वे सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन मेथड, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है, हम किस किस तरीके से उनसे क्वेश्चन फिलअप करा सकते हैं। तो फर्स्ट था मेल, सेकेंड वॉज दिस टेलीफोन, एंड थर्ड इज फेस टू फेस सर्वे। ठीक है, ये उसी की डिटेल्स है कि मेल सर्वे में क्या होगा आपके पास, जैसे रेस्पोंडेंट फिल द क्वेश्चन है देमसेल्फ, खुद से पढ़ेगा। टेलीफोन एंड फेस टू फेस में क्या होता है कि अनदर पर्सन, यानी कि अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और आपके साथ अगर आपने हेल्प के लिए किसी पर्सन को ले लिया है, तो वो फिल करेगा, या आप पूछते भी जा रहे हैं, क्वेश्चन फिल भी करते आते हैं, करे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है टेलीफोनिक एंड फेस टू फेस सर्वे। ठीक है, अब देखिए, चूज एनी वन ऑफ दिस मेथड डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर, कि अगर हम ये तीनों चीजें हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे बेस्ट है। तो आपको डिसाइड करना है टाइम एंड फंड के बेसिस पर, सैंपल एंड पॉपुलेशन के बेसिस पर। ठीक है, या आपके पास क्या है, कोई आपके पास अगर कोई सर्कल है जो इतना नॉलेजेबल है, जो आपके रिसर्च में काफी हेल्प कर रहा है और आपका डेटा फुलफिल हो रहा है, तो मेल सर्विस उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जिनको पर्सनली जानते हो, टेलीफोनिक सर्वे भी उनसे कर सकते हो। पर फेस टू फेस सर्वे के लिए क्या होता है कि कई जगह पर हमें विजिट करना होता है। तो ये क्या होता है, कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम के बेसिस पर, आपके फंड्स के बेसिस पर, और आपकी सैंपल पॉपुलेशन के बेसिस पर। राइट। अब देखिए, ट्रेनिंग फील्ड इन्वेस्टिगेटर क्या करेंगे। अ फील्ड इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन फील्ड ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर के बेसिस पे क्या होता है, कई बार ऐसा जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या होता है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं। ठीक है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर कैन वर्क इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री रेंजिंग फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट टू इंश्योरेंस। कई बार आपने क्या करा है कि देखा होगा कि कुछ रिसर्चेस हमारी क्या होता है, ऐसी चीजों पर बेस्ड होती हैं कि कोई पर्टिकुलरली कंपनीज पर अगर कोई है, ठीक है, और आप उस पे वहां पर इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं कि एक्चुअली में कंपनी में वो चीज फॉलो अप होती है नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करा, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस का नेम सुना है, कि कई बार एनुअल रिपोर्टिंग में डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस एक वर्क होता है, कि जैसे सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें क्या होता है हमारे पास डिस्क्लोजर करनी होती है, मैंडेटरी होती है, कुछ वॉलेंट्री होती है। तो बीच में इस पे भी काफी अच्छी रिसर्च हुई थी डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, कि आपको कंपनी की रिपोर्ट देके बताना है कि कंपनी जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स को डिस्क्लोज कर रही है मैंडेटरी, कौन से नहीं कर रही है, यानी कि वो वॉलेंट्री है काफी ज्यादा उनके लिए। ठीक है, तो इस केस में ये क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ कंपनीज है, वो किसी रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, तो वहां पे क्या होता है, जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स जाते हैं और वहां पर देख रहे हैं कि जो लॉ के बेसिस पर, यानी कि जो रूल्स है, वहां पर जो ये रूल फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे इस चीज के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ट्रेनिंग फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को दी जाती है। आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दिस प्रोफेशन हैव अ गुड पर्सनल स्किल्स एंड डिडक्टिव लॉजिकल एबिलिटी वर्किंग विद अदर फील्ड इन्वेस्टिगेटर। बहुत मतलब जो ऐसा पर्सन होता है काफी कोऑपरेटिव होता है, जो ये सारे पॉइंट्स को क्या होता है काफी फुलफिल करता है, and often start together as much as information is possible about the person or the situation. Right? Next one. In the law,
In the law enforcement community, the field investigators are the very important part of the investigators team, right? They gather information from the scenes of crime, witnesses and references, and you may have the powerful information and preparing a report. कई बार ऐसा क्या होता है कि फील्ड सर्विस के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पर विजिट करते हैं, फिर उसके लिए अपने कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, पर आप लोगों के रिसर्च के लिए एज सच इतना कुछ हो नहीं है। ये नॉर्मली बता रही है कि इस टाइप के कंपोनेंट्स भी सारी जगह पे कवर अप होते हैं, यानी कि अगर आप कहीं पर डेटा कलेक्शन के लिए गए हो या किसी इंडस्ट्री में आपने जाकर ये चीज पर्टिकुलरली विजिट करी कि वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसी है, वहाँ के एम्प्लॉयज है, वहाँ के वर्किंग कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाइड है कि नहीं, और या एक्ट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर वर्कर्स का ध्यान रखा जा रहा है नहीं जा रहा, तो और उसके बेसिस पर विजिट कर कर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट? And you can be combined with analysis of the physical evidence to draw the conclusion. Okay. And last one is the field investigator can work for the National Securities Agency. तो ये मतलब आपके लिए नहीं, स्पेसिफिकली क्या होता है कि जैसे अगर आप कंपनी के पर्पस के लिए आपने विजिट करा वहां पर, और आप देखेंगे कि अपने रूल्स के हिसाब से वहां पे जैसे आपके जो सेबी एक्ट है या कोई कंपनीज एक्ट है जो आपने मतलब सोशल साइंसेस रिसर्च के लिए कोई गाइडलाइंस बनाई है, तो वो कंपनी उसको फॉलो अप कर रही है नहीं कर रही। ये एक नॉर्मल स्टडी मतलब उसके बारे में बताया गया था क्योंकि उसमें साइंटिफिक एंड सब कुछ के बारे में एग्जांपल दिया हुआ है। तो आपको जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ वो आपके सोशल साइंस के बेसिस पर बता रही हूँ। आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो वर्क है वो कंपनीज, इंडस्ट्री, प्रॉफिटेबिलिटी इसके सराउंडिंग है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो सेबी की गाइडेंस है आप देखेंगे वो फुलफिल है कि नहीं, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट्स में जो चीज मेंशन्ड है वो है कि नहीं, तो आप अपनी कमिटीज के लिए कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब करा है चीजें वो फॉलो अप हो रही नहीं हो रही, तो आप उसके बेसिस पे कंपेयर करके उसके दे सकते हैं, राइट? ओके। अब मैं, क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और ये वाला टॉपिक आज एंड है, मतलब मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक अभी कुछ देर में स्टार्ट कर रही हूँ, तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके पास अभी शेयर कर रही हूँ और चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। विद इन 5 मिनट्स में आप इसके आंसर्स मुझे देंगे, राइट? लास्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज कॉल्ड, ठीक है, कौन कौन से मेथड के, क्वेश्चनर शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। करने जा रही हूँ, टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है वो है डेटा प्रोसेसिंग, चेकिंग, एडिटिंग एंड कोडिंग, राइट? ओके, एडिटिंग, कोडिंग एंड टेबुलेशन, राइट? अब देखो, सबसे पहले टर्म हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडिटिंग ऑफ डेटा, कि आप डेटा को कैसे एडिट करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? कई बार हमारे पास क्या होता है, रिसर्च में ऐसा डेटा कलेक्शन होता है कि आप उसका डायरेक्टली यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे जो रिसर्चर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, प्रॉपर जो डेटा, एक्यूरेट डेटा, एज इट इज डेटा जो अवेलेबल होता है वो हमारे पास यूजेबल फॉर्म में नहीं होता, तो उसमें हमें क्या होता है, कुछ मतलब एडिटिंग करनी होती है, ठीक है? अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन में क्या लिखा है, एडिटिंग इज अ स्टेप where by researcher eliminate errors or the point of confusion in the raw data। raw data मैंने क्या बताया था, कौन सा डेटा होता है, कि जब आप क्या करते हैं, कोई डेटा कलेक्शन करते हैं और उसको आप एज इट इज, मतलब आपने डेटा कलेक्शन करा, दैट इज योर रॉ डेटा। अब वो रॉ डेटा कैसे भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप अपना जो डेटा है वो किसी कंपनी की रिपोर्ट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब आपने सेकेंडरी सोर्सेज के बेसिस पे कहीं से भी डेटा ले लिया,
ये हो गया। सेकंड ऑप्शन है फील्ड में जाकर डेटा कलेक्शन किया। लेकिन जब तक आप क्या करेंगे उसकी एडिटिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डेटा को यूज करने के लिए बहुत सारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेल का यूज आप कर सकते हैं, एसपीएसएस का यूज कर सकते हैं, ईव्यूज। तो इनमें भी क्या होता है, डेटा जब हम पुट करते हैं तो उस टाइम पर डेटा का कमांड देने के टाइम पर हमें क्या होता है, जो फाइल है, ठीक है, वो उनके उस सॉफ्टवेयर के रूल्स के हिसाब से वो फाइल पूरे मेंटेन होनी चाहिए। जैसे एसपीएसएस में ये पता है कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ फिगर्स लेनी है, 1 या 2 फिगर लेनी है, तो आप क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंगली डेटा को एडिट करेंगे। ठीक है, सेकेंडली आपके पास क्या होता है ऑप्शन, जैसे आपने क्या करा, जो डेटा है काफी ज्यादा फिगर्स उसकी हाई है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत कुछ फिगर्स क्या होती है हमारे पास करोड़ में गिवन है, और आप क्या करेंगे उसको रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे उतने करोड़ का डिवाइड लगाकर फिगर्स को क्या करेंगे, जैसे 370 करोड़ है, डिवाइडेड बाय सब में क्या करा आपने, करोड़ के ऊपर लिख दिया फिगर्स इन थाउजेंड, फिगर्स इन लाख, फिगर इन करोड़। तो आपके पास क्या होगा, सिंपली नंबर आ जाते हैं जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यानी कि चाहे वो किसी भी तरीके की एडिटिंग हो, आप जब रॉ डेटा को क्या करते हो, चेंज करते हो, एडिट करते हो, क्यों एडिट करते हो, कि आप उस डेटा को अपने रिसर्च वर्क के लिए या अपने कोई एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल टूल में यूज करने के लिए आप उसको यूजेबल फॉर्म में बना सके। तो आप क्या होता है, कुछ जो एरर्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, editing detects the errors, correct them when possible, and certify that the minimum data quality standard has been achieved. Right? और देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसमें, डेटा के। द पर्पस ऑफ एडिटिंग इज टू गारंटी दैट द डेटा आर एक्यूरेट, कि डेटा हमारे पास एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास, अगर आपने किसी कंपनी का कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया या बैंक की कंपैरेटिव स्टडीज कर रहे हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंपैरेटिव का बेसिस आप अलग कर दो। ठीक है, जैसे कंपनी का डेटा इन करोड़ है, तो आप क्या करेंगे उस डेटा को आप एडिटेड करके जो है व्हाटएवर रखेंगे, क्योंकि जब हम किसी सॉफ्टवेयर में डेटा पुट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि जैसे वैल्यू है 2 करोड़ या 200 करोड़ व्हाटएवर, तो इतने नंबर ऑफ जीरो को, क्योंकि हर स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में नंबर को कोड करने की, पुटिंग करने की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। ठीक है, क्या 4 डिजिट से ऊपर नंबर नहीं पुट कर सकते, 7 डिजिट से नहीं कर सकते, या 5 डिजिट तक ही कर सकते हो। तो सारा जो हमें क्या होता है, थोड़ा बहुत उसको एडिट करना पड़ता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो पर्पस क्या होता है एडिटिंग के, कि कम डेटा एक्यूरेट हो, कंप्लीट डेटा होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी एंटर होना चाहिए। मैंने अभी यूनिफॉर्मिटी की बात करी कि अगर जो एक फिगर कोई कंपनी की करोड़ में है, एक की तुमने लैक्स में लिख दी, एक की थाउजेंड में लिख दी, नो। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहिए कि अगर इन लैक्स में है तो लैक्स में करो, थाउजेंड है थाउजेंड में करो, रुपीज है रुपीज में करो। ठीक है, कंसिस्ट विद इंटेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अरेंज टू सिंप्लीफाई द कोडिंग एंड टेबुलेशन। कोडिंग एंड टेबुलेशन मैंने अभी आपको आगे डिटेल में भी बताऊंगी। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डेटा है हमारे पास मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसको कोडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो कोडिंग कैसे करते हैं, टैबुलेशन कैसे करते हैं, वो हम अभी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये है टॉपिक नीड फॉर एडिटिंग। एडिटिंग क्यों हम करते हैं, ठीक है, अब एडिटिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा मिल गया तो हम फिर भी एडिट क्यों करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन में बी इनकम्प्लीट। कई बार ऐसा होता है कि रेस्पोंडेंट क्या करता है, पूरा क्वेश्चन फिल ही नहीं करता, कुछ क्वेश्चन फिल करके वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अब वो रीजन कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आज का जो मेड क्वेश्चन जा रहे हैं ना, उसमें क्या करते हैं, आप एक है ना, आपने देखा होगा कि जब आपके पास क्वेश्चन कोई ऑनलाइन आता है और आपने एक क्वेश्चन को जैसे आपने फिल करना चाहा लेकिन आपको समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, तो उसपे क्या होगा, वो रेड कलर के पॉइंट है, उससे आपको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको इंडिकेशन देगा कि इस चीज को स्पेसिफिक जो है मैंडेटरी डिटेल है, आपको रिक्वायर्ड है फिल करना। ठीक है, तो आपके जो ऑनलाइन क्वेश्चनेयर है उसमें अगर आप कंपलसरी कर देते हो, तो उसके बिना क्या होता है, वो क्वेश्चनेयर फिल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है जो प्रिंटेड क्वेश्चनेयर होता है उसमें कोई पेपर स्किप हो गया, ठीक है, टर्न कर रहा
है रिसर्चर तो 2 पेपर्स एक साथ मूव हो गए और आपके कुछ क्वेश्चन बीच के रह गए हो, तो हमारे पास अगर क्वेश्चनरी का कोई पार्ट अगर इनकम्प्लीट रहता है उस केस में, तो हमें क्या होता है एडिटिंग करनी होती है, ठीक है? द पैटर्न ऑफ द रिस्पॉन्सेस में इंडिकेट द रेस्पोंडेंट डिड नॉट अंडरस्टूड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन कि जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो फॉलो अप नहीं है, ठीक है? तो जो गूगल फॉर्म पे के थ्रू जो क्वेश्चनियर्स होते हैं ना, उसमें बहुत ईज़ी रहता है, क्योंकि उसके बिना वो आपके रिस्पॉन्सेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इमीडिएटली एरर देगा। तो जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एरर नहीं देता, राइट? तो आपके पास क्या है कि पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस होते हैं that indicate that the respondent did not understood or follow the instructions, right? The responses showed a little variance, ठीक है? तो अगर आपके पास जैसे रिस्पॉन्सेज इंसान के आ रहे हैं लेकिन बहुत छोटे-छोटे गैप में वेरिएंस मतलब गैप में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे थोड़ा बहुत एडिटिंग करेंगे, राइट? वन और द मोर पेजेस आर मिसिंग, ये मैंने बताया था कि अभी प्रिंटेड क्वेश्चनेयर में अगर कोई क्वेश्चनेयर क्या होता है टर्न एक साथ हो जाते हैं या कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं प्रिंट नहीं हो पाते, कुछ पार्ट पार्ट मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास यानी कि रिसर्चर के पास एडिटिंग करने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट इज द The questionnaire is answered by the someone who does not qualify for the participation. जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चनेयर में वो लोगों ने आंसर्स कर दिया जो आपकी स्टडी का पार्ट ही नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि आपने कोई स्टडी कंडक्ट करी और आपने बताया कि जो ये क्वेश्चनेयर है वो कौन फिल कराएगा? रेस्पोंडेंट फिल कराएंगे। रेस्पोंडेंट कौन से होने चाहिए? कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के होने चाहिए या एक स्पेसिफिक प्लेस से बिलोंग करते हो, जैसे अगर हायर एजुकेशन के से रिलेटेड है तो आप क्या करेंगे जो आपके पास यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे फिलअप कराने दैट्स ओके। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो क्वेश्चनियर आपने 12th के बच्चे से भी फिर मतलब व्हाटएवर कुछ भी रीजन हो सकता है कैसे पास हो सकता है। तो इस केस में अगर क्वेश्चनियर को अगर कोई पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो एंड ही डज नॉट क्वालिफाई फॉर द पार्टिसिपेशन, तब भी आप क्या करेंगे उस डेटा को एडिट करेंगे, ठीक है। कई बार बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जब आपने बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जब आप एंट्रीज कर रहे हैं, तब आपने देखा कि एज के अकॉर्डिंगली ये जो पर्सन है वो हमारा नहीं सूटेबल है, तो आप क्या करते हैं उस क्वेश्चनर को फिर स्किप कर देते हैं या फिर जो है अगर उसके आंसर्स वगैरह जो नहीं हो रहे तो थोड़ा बहुत आप माइन्यूट एडिटिंग भी के थ्रू भी इसको कंसिडर कर सकते हैं व्हाटएवर, ठीक है। तो ये है हमारे पास नीड फॉर एडिटिंग। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एडिटिंग, ठीक है, कि एडिटिंग की भी कौन कौन सी जो स्टेजेस होती हैं। एडिटिंग हमारे पास दो स्टेजेस के बेस पर होता है। फर्स्ट होता है फील्ड एडिटिंग एंड सेकेंड वन है सेंट्रल एडिटिंग, ठीक है। फील्ड एडिटिंग में क्या होता है, जो फील्ड एडिटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फील्ड सुपरवाइजर। During the data collection, the field worker respondent often use abbreviations and specific symbols. Soon after the data has been gathered, the interview must review the questions. देखो जो फील्ड एडिटिंग में आपके पास क्या होता है कि जो फील्ड सुपरवाइजर है, एक फील्ड मैंने बताया था इन्वेस्टिगेटर्स अलग होते हैं, तो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, जो फील्ड सुपरवाइजर की होती है। जो पूरे फील्ड वर्कर्स हैं जैसे कुछ जो चीजें होती हैं वहां पर एब्रीविएशन और स्पेसिफिक के थ्रू बता दिया जाता है वहां पर, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक सिंबल्स का यूज करके कि और जैसे अगर आप इंटरव्यू लेने जाएंगे तो इस टाइम पर अगर आपको ऐसे ऐसे करना है ये करना है, ठीक है। तो अब आपके पास जो डेटाज़ आए हैं, कभी-कभार स्पेसिफिकली सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं, कभी-कभार एब्रिविएशन यूज़ होते हैं, तो आपको उस चीज़ को भी एडिट करना होता है, राइट? ठीक है। आफ्टर द फील्ड वर्क इज़ डन, द ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एडिटर्स चेक एंड एडिट योर ईच क्वेश्चन थ्रू आउट। जैसे आपके पास क्या हुआ कि आपने क्वेश्चन फिल करा दिया, पर्टिकुलर आप गए, आपने फिल अप कराया। अब कई बार ऐसे होते हैं कि नॉर्मली भी अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन में जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है ए, बी एंड सी, डी। तो कई बार आपने देखा होगा रिस्पोंडेंट ऐसा टिक लगाते हैं कि वो लगता है ना वो सी है वो ना डी है, ठीक है, वही सेंटर में ही उसको क्या करेंगे। तो जब ये रिसर्चर कोई पर्टिकुलरली जगह पर रिसर्च करने के लिए जाते हैं, तो ये ऐसे भी बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है जो एडिटर्स होते हैं वो ये सारी चीजें जो चेक करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उनके जो बाकी सारे रिस्पॉन्सेज जैसे एक रफ आइडिया ले लेते हैं या फिर उस क्वेश्चन को स्किप करके आप उसका आंसर वो मतलब करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जब हम फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जो एडिटिंग है वो बहुत रिक्वायर्ड होती है।
नाउ नेक्स्ट वन इज एडिटर आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंस बिटवीन द आंसर्स। कई बार आज जो आंसर्स होते हैं वो जो मतलब समझ नहीं जाते, स्पेशली देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर है तो इतने सारे इश्यूज नहीं आते, लेकिन जब क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं तो मेजर इश्यूज आपके पास आते हैं, राइट? Editor task is to identify the fake interview. Fake interview can be identified by the checking the responses in the open-ended question. कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारे जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं ना, मतलब आपके पास ब्लॉक मैंने बताया था कैसे होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो okay. Editor's task is to identify the fake in interview, and the fake interview can be identified by the checking the responses of the open-ended questions। कि कई बार ऐसा क्या होता है कि open-ended questions देखकर और उसके responses देखकर काफी सारे जो है एडिटिंग मस्ट होती है, राइट? ओके। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ द अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। कि कई बार आपने क्या करा, क्वेश्चनर तो पास कर दिए लेकिन रिजल्ट्स क्या है, अनसैटिस्फैक्टरी आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो रेस्पोंडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चनर्स के क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं और सिर्फ टिक लगा कर दे दिए। तो जब आपके पास क्या है, अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसके पास क्या होता है कि तब क्या किया जाता है, जैसे रिटर्निंग टू द फील्ड, जैसे जो क्वेश्चनर है वो दोबारा वहां पर दिया जाता है और उन रेस्पोंडेंट से दोबारा कांटेक्ट करना होता है। देखो मेल पर तो दोबारा भेजना इजी होता है, लेकिन आप किसी फील्ड में जाकर ऐसे वर्क करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, असाइनिंग द मिसिंग वैल्यू। कि जैसे हमारे पास जो क्वेश्चनेयर है, ठीक है, कुछ आप वहां पर कलेक्ट करने के लिए गए लेकिन हमारे पास क्या हुआ, कुछ वहां पर मिसिंग वैल्यूज है और कुछ ने सही से आंसर नहीं दिया, अनसैटिस्फैक्टरी है, तब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्कार्डिंग द अनसैटिस्फैक्टरी रेस्पोंडेंट्स। कि कई बार क्या होता है कि आप वहां की गए हो, आपने विजिट कराया, वहां की कंडीशन बताए, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि अनसैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्सेज वहां पर है, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से आना पड़ता है। तो ये हमारे पास थ्री ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट। कि जब हमारे पास इनमें से कोई भी होता है, जैसे क्वेश्चन दोबारा फील्ड में जाना पड़ता है, कोई असाइनिंग मिसिंग वैल्यू होती है, यानी कि if you are returning the questionnaire to the field is not feasible, the editor may assigning the missing value to the unsatisfactory responses। ठीक है, and last one is discard the unsatisfactory responses। The respondent and unsatisfied are simply the discard करना होता है, right? तो आज हम यहीं पे करेंगे, कल जो है हम कोडिंग ऑफ डेटा सीखेंगे, एडिटिंग इज डन। ठीक है, एडिटिंग में क्या क्या हमने डिस्कस करा आज, एडिटिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है एडिटिंग के, ठीक है, कि डेटा हमारे पास कैसे होना चाहिए, नीड क्यों होती है हमें एडिटिंग की, क्योंकि काफी बार जो फिगर्स होती हैं वो इतना ज्यादा अमाउंट की होती है, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो जब हम डेटा की कोडिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो हमें एडिट करना होता है, या रेस्पोंडेंट रिस्पॉन्स ठीक से नहीं करते तब भी डेटा हमें क्या होता है, एडिट करना होता है। तो ये दो स्टेजेस थी हमारे पास एडिटिंग की, फील्ड सेंट्रल, ठीक है, और ये ट्रीटमेंट है अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।